हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। और आज अपने इसका पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपने जो बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर करवा दिए थे और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन जो रह रहे थे वो अपने इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर लें। और काफ़ी दिनों बाद क्लास लग रही है आज, तो आपको पता ही है मजबूरी क्या होगी थी। मेरी भगवान की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और आप सबने बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन भी दी, उन सब के लिए थैंक्स आपका। तो बेटा इस कारण ही आपको थोड़ी सी क्या है कि मुझे भी बहुत फील हो रहा था कि बच्चों की क्लास नहीं लग रही है, क्या करें। अब तो निकल भी नहीं सकते, क्या करें, ऐसी मजबूरियां में तो ये भी काम जरूरी होता है। चलो, तो अब अपने कोई बात नहीं, रेगुलर रखेंगे, भगवान ने कृपा रखी, रेगुलर अपने स्टडी करेंगे। तो आप अपनी स्टडी इसी तरह से रेगुलर रखना। तो देखिए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, यानी न्यूमेरिकल। तो देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक है वो है बुक के क्वेश्चंस, ठीक है। तो बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें देखो आपको क्या है कि आज जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो तो ये करवा ही दूंगा, लेकिन इसका पीडीएफ में आपको देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, मैंने क्वेश्चंस ऑफ बुक पार्ट 3 और 5। तो 3 नंबर पार्ट अपना वो था जिसमें अपने क्या किया था, जो बोर्ड पर क्वेश्चन किए थे, ठीक है। उसका पीडीएफ इसके साथ ही दूंगा मैं, तो तभी आपको मैं ये साथ साथ यानी लिखा हुआ ऊपर पार्ट 3 और 5। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या निकालना है, तो और किस तरीके से करना है वो सारा अपने डिस्कस करेंगे। मैंने आपको हर बार न्यूमेरिकल में आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, पहले आप ये देखा करो दिया क्या है, फिर देखा करो आपको फाइंड क्या करना है, फिर देखा करो फॉर्मूला कौन सा लगेगा दोनों के बीच रिलेशन निकालने के लिए, ठीक है। ये 3 चीज़ें अगर आप करते हो तो वो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ 1 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस, ठीक है। एक यानी आपके पास क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है आपको गिवन है, 1 पिकोफैरेड कैपेसिटेंस उसकी क्या है गिवन आपको। तो अब इसका क्या करना है, इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है। तो अब स्फेरिकल कंडक्टर आ गया तो आपके दिमाग में तभी आना चाहिए कि स्फेरिकल कंडक्टर वाला इसमें क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। तो आप देखो सबसे पहले लिखो कैपेसिटेंस आपको कितनी गिवन है, 1 पिको फैरड, और पिको होता है 10 की पावर -12 फैरड के इक्वल। अब देखो बट वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है वो वैसे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, लेकिन इसको आर अपॉन के से भी अपने क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं कई बार। तो आर अपॉन के। अब आपको देखो फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, देखो c इज इक्वल टू आर अपॉन के है, तो r की वैल्यू c की हो जाएगी। अब c की वैल्यू भी आपको पता है और k की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो अभी 9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर रह जाएगा, और ये 9 mm इसका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मिलीमीटर लिखते हैं अपने, 10 की पावर -3 को मिलीमीटर से अपने शो करते हैं, तो mm यानी मिलीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 आता है इसमें। इसमें आपसे क्या पूछा हुआ है कि द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, आपको कितना गिवन है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, डायरेक्ट आप जब न्यूमेरिकल पढ़ रहे हो तब आपके दिमाग में प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए कि अपने को ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है, इसमें जो जो क्वांटिटीज दी हैं वो एसआई यूनिट में है या नहीं है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए भी इसको मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ो आगे। एट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 100 न्यूटन पर कूलम, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। आपको देखो गिवन है ए, ठीक है, एक गिवन है ई, और आपसे पूछा क्या हुआ है, चार्ज यानी क्यू की वैल्यू आपसे पूछी हुई है। अब यहां से ही सारा खेल स्टार्ट होगा भी क्यू, ए और ई, इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला अपने लगा सकते हैं, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले तो अपने को जो एरिया ऑफ प्लेट आपको गिवन है उस एरिया ऑफ प्लेट को किस में चेंज करना पड़ेगा, आपको जो सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है तो मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा इसे। तो अब देखो अपने मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 1 सेंटीमीटर में आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर की जगह अपने 1/100 मीटर लिखेंगे, ठीक है, 1/100 मीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/100 और आ जाएगा यहाँ पे, तो नीचे क्या बनेगा 1/10 की पावर 4, और ऊपर जाके वो 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई, तो ये मीटर स्क्वायर में आ गया, यानी 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ प्लेट।
अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 100 न्यूटन पर कूलम। 100 न्यूटन पर कूलम वैल्यू इसकी गिवन है तो 100 लिख ली। अब देखो आपको पता है कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उनकी जो प्लेट्स है, प्लेट्स के बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अपने क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो आ गया फॉर्मूला, ठीक है, हो गया सॉल्व न्यूमेरिकल। क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको क्या करो, अब ई से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एप्सिलॉन नॉट ई ए, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, के और एप्सिलॉन नॉट आपको ऑटोमेटिक से पता होनी चाहिए वैल्यूज इनकी। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है, 12 कैसे, देखो ये 100 और ये 10 की पावर -2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ओनली यही बचेगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है। अपने दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करके फिर ये क्वेश्चन आपको समझना है। तो वैसे ही क्वेश्चन पेपर में आने के 95% चांस नहीं है, 95 का 99 ही नहीं है, कोई 1% अगर आपकी किस्मत ही ऐसी है भी आपको आनी हार्ड क्वेश्चन है, तो फिर ऐसे हो सकता है कि हाँ ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इसके आने के चांस क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आप देखो समझना अपने को करना सारा ही पड़ेगा। जो बच्चे ने 100/100 का टारगेट बना रखा है 100/100 का फिजिक्स में, तो उसको तो सारा कुछ ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो कुछ नहीं छोड़ सकता। हाँ ऐसे है भी, अपना दिमाग ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा मत खर्च करो, पेपर के टाइम इसको थोड़ा सा पक्का ज्यादा कर लेना। अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज केप्ट इज सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा है, मान लिया V पोटेंशियल डिफरेंस है, कीपिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। अब इसको जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको कांस्टेंट रखना है टू पुट ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ 3 mm थिकनेस। अपने क्या कर देते हैं, एक 3 mm थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली क्या 3 mm वाली क्या कर देते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर देते हैं प्लेट्स के बिटवीन द प्लेट्स। द प्लेट सेपरेशन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2.4 mm। तो अपने को वो स्लैब रखने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज करना पड़ता है 2.44 मीटर डिस्टेंस। यानी वो जो प्लेट्स है आपकी, पहले तो ऐसी थी प्लेट्स, अब आपने एक स्लैब रख दी तो स्लैब पूरी नहीं आ रही थी प्लेट्स के बिटवीन, तो अपने प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस ऐसे इंक्रीज कर दी। अब वो स्लैब क्या आने लगी, पूरी आने लगी, और वो डिस्टेंस जो इंक्रीज किया आपने वो कितनी की है, 2.44 मीटर ये वाली की है। जैसे मान लो पहले 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे थी, तो अब आपने 2.4 सेंटीमीटर इनको इंक्रीज कर दी, मतलब अब कितनी होगी, 12.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी प्लेट्स के बिटवीन। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हो आप। तो अब 2.4 mm यानी इसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। कैलकुलेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ स्लैब, यानी कि जो आपकी स्लैब है ना उसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है बच्चों, भी कितना होगा एप्सिलॉन आर की वैल्यू। तो देखो देखने में ये न्यूमेरिकल अपने को ऐसा लग रहा है भी कैसे होगा, अपने को तो समझ ही नहीं आ रहा, और मैं ऐसे कैसे मान सकता हूँ इसको कि IIT एडवांस लेवल का ये न्यूमेरिकल है। ठीक है ना, तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझना है। क्या सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिख लो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड बिटवीन द प्लेट्स ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्रेजेंट। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ी हुई है, बाय पुटिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब द चार्ज ऑन ईच प्लेट रिमेन्स सेम। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और ये आपको पता होनी चाहिए खुद को, और वो उसको पता होगी जो रेगुलर चैप्टर पढ़ता है, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है बच्चा, कि जब भी अपने किसी जो कैपेसिटर है उसकी प्लेट्स के बिटवीन एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम मान लो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे फिल कर दिया, तो अगर पहले इसकी प्लेट्स पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो चार्ज की वैल्यू कभी भी नहीं चेंज होती। चार्ज की वैल्यू क्या है, कभी नहीं चेंज होती, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू ही रहेगा। इसकी कैपेसिटेंस जरूर चेंज हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से कैपेसिटेंस चेंज होती है, तो चार्ज चेंज नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या कहा हुआ है इसने कि चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये, चार्ज सेम रहेगा। अब दूसरी चीज इसने क्वेश्चन में दे दी, क्या दे दी क्वेश्चन में, देखो कि कीपिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, आपको V की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है। क्या है, V की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी है, V पहले जिस तरह V था वो भी V ही रहेगा।
मतलब कि अब देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है, तो अब दोनों ही कंडीशन में, चाहे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी थी चाहे आपने नहीं रखी थी, दोनों ही कंडीशन में Q की वैल्यू भी सेम है और V की वैल्यू भी सेम है, तो मतलब इसका कैपेसिटेंस भी सेम होगी। इसका डायग्राम मैंने देखो नीचे बना रखा है ये वाला, कि पहले तो आपने मान लिया D डिस्टेंस थी प्लेट्स के बिटवीन, बाद में आपने डिस्टेंस इंक्रीज करके 2.4 mm इंक्रीज करके कितनी कर दी, D डैश कर दी। तो अब इसकी जो प्लेट्स पे जो चार्ज की वैल्यू है, यहाँ पे भी Q थी और यहाँ पे भी सेकंड कंडीशन में भी कितनी है, Q है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V था तो यहाँ भी V है, तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी से जितनी कैपेसिटेंस यहाँ पे थी उतनी ही कैपेसिटेंस आपकी यहाँ पे रहेगी। अब आप कहोगे कि सर बीच में डिस्टेंस चेंज कर दी तो कैपेसिटेंस उतनी ही, सॉरी बीच में आपने क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, फिर भी आप कैपेसिटेंस उतनी ही रख रहे हो। ये भी सोचने वाली चीज़ है। भाई क्या होता है, जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हो किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन, तो जो उसकी कैपेसिटेंस है चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने पर भी चेंज नहीं हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपने डिस्टेंस चेंज कर दी ना। यहाँ पे ये डिस्टेंस पहले क्या रहती थी, सेम, अब आपने ये डिस्टेंस चेंज कर दी प्लेट्स के बिटवीन, और आपको पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी से अगर डिस्टेंस चेंज करोगे फिर भी कैपेसिटेंस चेंज होती है। तो कैपेसिटेंस चेंज होती है, लेकिन आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम से रखने से कैपेसिटेंस चेंज हुई, लेकिन ये जो डिस्टेंस थी इसने वो चीज़ क्या कर दी, दोबारा वहीं पे ला दी। ये हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, समझ आया भाई। क्या होना चाहिए था, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे पड़ा था, अब आपने फिल कर दिया तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन उस कैपेसिटेंस को बैलेंस आपने किससे कर दिया, जो ये प्लेट्स के बिटवीन है उस डिस्टेंस को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करने से क्या हुआ कि अगर मान लो आप यहाँ पे देखो, आप वैसे तो लिखते हो कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होती है कैपेसिटेंस, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया कि जब आपने मीडियम रख दिया तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन क्या होगी, अब डी डैश होगी। तो अब देखो, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू आप 2 रखते हो तो आपको डी की वैल्यू भी 2 टाइम्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये 2 से 2 कैंसिल, ये दोबारा वहीं का वहीं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो अपने जो मीडियम फिल किया उसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दिया, डिस्टेंस चेंज कर दी, ठीक है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इसका। अब कैलकुलेशन तो हो जाएगी, बात कॉन्सेप्ट समझने की थी। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो रिमेन सेम, सो फ्रॉम C इज इक्वल टू Q अपॉन V द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आल्सो रिमेन सेम इन बोथ द कंडीशंस। दोनों ही कंडीशन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो क्या रहती है बच्चों, सेम रहती है, बिल्कुल ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। आपको पता है अगर टी, ये टी क्या है, इस स्लैब की क्या है, थिकनेस है, ठीक है। और आपको टी की वैल्यू जो गिवन है यहाँ पे 3 mm गिवन है, स्लैब की जो थिकनेस है वो आपको 3 mm गिवन है ना। तो आपने क्या किया कि फर्स्ट कंडीशन में कैपेसिटेंस और सेकंड कंडीशन में कैपेसिटेंस को इक्वल रख दिया। तो अब एप्सिलॉन नॉट ई से एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल, तो नीचे वाले के सेम आ जाएगा, सेम आ गया। तो d इज इक्वल टू डी डैश माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। अब इस d को तो क्या करो, इधर ले जाओ, ठीक है, और इस t और इस t अपॉन एप्सिलॉन आर को क्या करो बच्चों, इधर ले आओ आप। तो ये t प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो ये वाला आ गया। अब आप देखो भी d डैश तो बाद वाली डिस्टेंस है और d क्या है, पहले वाली, और दोनों का डिफरेंस आपका 2.4 mm की इक्वल होगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस क्या कर दी, 2.4 mm इंक्रीज कर दी। अगर आप मानते हो कि d यहाँ पे 10 है तो अब d डैश की वैल्यू 12.4 होगी, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2.4। तो d डैश माइनस डी की वैल्यू आपको यहाँ पे 2.4 है। अब नेक्स्ट क्या है कि दूसरी साइड से अपने अगर t कॉमन ले ले, तो t कॉमन लेने से यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब d डैश माइनस डी 2.4 सेंटीमीटर, तो 2.4 सेंटीमीटर जब अपने इसको रखेंगे ऊपर 2.4, यहाँ mm है, मिलीमीटर है, तो आप मिलीमीटर रखो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेंटीमीटर रख दिया, इसको मिलीमीटर करना था, 10 की पावर -3 करना था, यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। आप क्या करना बच्चों, इसमें थोड़ा सा आप सेट कर लेना इसको, देखो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, यहाँ 3 कर लेना, यहाँ भी इसकी पावर -3 कर लेना, और सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर, ये करेक्शन कर लेना आप, इसमें गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। तो 2.4 इंटू 10 की पावर -3 और 3 इंटू 10 की पावर -3, ये देखो दोनों पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, तब यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ा, नहीं तो पड़ता। और यहाँ बच गया आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर।
तो 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू, ये वाला 3 कहाँ चला जाएगा इस 2.4 के अपॉन में, तो 2.4/3 क्या बन जाएगा 0.8 आ जाएगा। और 1 अपॉन एप्सिलॉन आर की वैल्यू अगर मैं लिखनी चाहूँ तो इसको यहाँ पे ले आओ और इस 0.8 को यहाँ पे इसमें माइनस कर दो, तो ये 0.2 बन गया। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होगी, अब देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर आपके पास कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। तो अब आप क्या करो, एप्सिलॉन आर को इस 0.2 की जगह पे ले जाओ और 0.2 को नीचे, तो 0.2 को नीचे लेके आओगे, पॉइंट हटाओगे, ऊपर आ जाएगा 0 और 2 को 10 से कैंसिल कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 5 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है ना, तो 5 इसका क्या आ जाएगा आंसर आपके पास। तो थोड़ा सा क्या था, थोड़ा सा तो क्या काफी बड़ा यानी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन में इंटरेस्ट लोगे ना फिर आपके फिजिक्स ज्यादा समझ में आएगी। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 5वां और 6ठा बिल्कुल लगातार ऐसे ही हैं। क्या है, 2 मेटेलिक स्फीयर्स हैं, इसकी रेडियस आपको गिवन है, एक की 0.05 मीटर और एक की 0.10 मीटर है। ईच हैविंग 75 म्यू फेरेड चार्ज है, हर एक पे 75 म्यू फेरेड चार्ज है। ऑन कनेक्टिंग दी स्फीयर्स बाय कंडक्टिंग वायर फाइंड, यानी इन स्फीयर्स को अपने क्या कर देते हैं कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। कॉमन पोटेंशियल निकालो और अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। अब ये क्या है, ठीक है, तो आपने कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू का तो कॉमन पोटेंशियल का तो फॉर्मूला आपने फाइंड किया था, C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, ये तो चलो हो जाएगा। अब बात आती है चार्ज फ्लोन की, तो ये है भाई चार्ज कितना फ्लो हुआ। आपको पता है कि जब मैं अगर 2 का यहाँ पे स्फीयर्स लूँ और उन स्फीयर्स को क्या करूँ ऐसे कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूँ, तो चार्ज एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में क्या होता है ट्रांसफर होता है। तो ये कह रहा है कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो अपने देख लेंगे भी चार्ज में चेंज कितना आ गया। भी दोनों पे पहले 75 था, अब एक में से अगर मान लो 10 कूलम माइनस हो रहा है तो दूसरे में जाके वो प्लस हो जाएगा, मतलब अपने कह देंगे भी 10 कूलम चार्ज में डिफरेंस आ रहा है, यानी 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसे आप कह सकते हो। तो अब देखो अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालना है इसका, तो कॉमन पोटेंशियल के लिए C1V1 C2V2 अपॉन C1 + C2। अब C1 और C2 की वैल्यू आपके पास नहीं है, लेकिन रेडियस गिवन आपको 2 स्फीयर्स की, तो आपको पता है जो स्फीयर होता है उसका जो क्या होता है कैपेसिटेंस की वैल्यू 4πε0r होती है या R/K होती है। ठीक है, तो अपने वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R1 की वैल्यू 0.05 मीटर और R2 0.10, तो क्या आ जाएगा C1 = 4πε0r1 या R1/K। तो R1 की वैल्यू 0.05 और K की वैल्यू ये। अब R1 की वैल्यू को अपने क्या करेंगे, इसको 0.05 को 50 × 10⁻³ लिखते हैं और इसको 9 × 10⁹ पड़ा ही है। अब क्या करो आप ये वाली पावर को ऊपर ले जाओ, तो ये -3 और ये -9 हो जाएगा, तो क्या बनेगा -12 फैरड। अब देखो बच्चों आप कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने पर आंसर पॉइंट में आ जाता है, लेकिन वो पॉइंट आगे जाके खराब करता है। अगर तो आपको देखो फाइनल आंसर ही यहाँ पे निकालना हो, बस इससे आगे क्वेश्चन नहीं करना, तो इसको पॉइंट में आप निकाल सकते हैं आंसर, लेकिन ये वाली वैल्यू आगे क्वेश्चन में यूज होगी, तो यूज होगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसी हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा लिखना पड़ेगा। आप आगे से भी ये याद रख लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कि जब भी आपको क्या हो कोई वैल्यू अपॉन में आ जाए और आंसर उसका पॉइंट में आ रहा हो और उस वैल्यू का आपने आगे यूज करना हो, तो आप क्या करो उसको उसको पॉइंट में मत चेंज करो, अपॉन में ही पड़ा रहने दो। ठीक है ना, तो उससे आसान हो जाता है क्वेश्चन, आगे जाके वो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाता है। अब कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड स्फीयर क्या हो जाएगा, C2 = 4πε0r2 या R2/K। तो R2 की वैल्यू 0.10 और इसकी 9 × 10⁹, तो ये 100 × 10⁻³ और ये 9 × 10⁹, तो ये 100/9 और इंटू में क्या आ गया 10⁻12 फैरेड, ये आ जाएगा। अब कॉमन पोटेंशियल जो होता है, कॉमन पोटेंशियल C1V1 C2V2 अपॉन C1 + C2, तो अब आपको पता है कि V1 और V2 की वैल्यू नहीं है आपके पास, लेकिन आपको पता है Q = CV से Q क्या होता है चार्ज की वैल्यू होती है, तो इसको अपने Q1 + Q2 लिख सकते हैं, क्योंकि Q1 और Q2 की वैल्यू आपके पास है। फर्स्ट और सेकंड स्फीयर पे चार्ज 75 म्यू कूलम है, तो अब 75 म्यू अपॉन 75 म्यू और अपॉन में C1 + C2, तो नीचे देखो 50/9 × 10⁻12 और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 50/9 × 10⁻12 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिया तो पहले तो ये पूरा ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1, और यहाँ पे अगर 100 में से मैं 50 निकालूं तो क्या बचा 2,
तो 1+2 बच गया यहाँ पे। अब आगे तो आपको कैंसिल आउट ही करना है। देखो कैंसिल आउट कैसे करेंगे, ऊपर तो हो गया 150 म्यू, तो देखो कैसे, यहाँ 3 बना, 3 से ये वाला 9 कैंसिल, तो 3 आ गया। अब 3 से सॉरी 50 से आपने क्या कर दिया इसको, ये वाला एक मिनट आप देखो, मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया, 3 से 9 कैंसिल किया तो 3 आ गया, ठीक है। अब 50 से आपने 150 कैंसिल किया तो 3 आ गया, और ये वाला 3 ऊपर वाले से कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा ये, तो ये बनेगा 9 म्यू और इंटू अपॉन में 10 की पावर -12, तो 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 12 ये आ गया। तो V की वैल्यू आपके पास जो आ जाएगी वो 9 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी, 6 वोल्टेज का बच्चों क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में, आप इसको आराम से कर सकते हो क्वेश्चन को। तो अब नेक्स्ट देखो इसमें क्या फाइंड करना आपको, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो। तो अपने क्या करते हैं कि दोनों स्फीयर्स को जब कनेक्ट कर देते हैं तो जो चार्ज की वैल्यू है वो अपने फाइंड कर लेते हैं भी हर एक स्फीयर पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर कितना आ जाएगा, ठीक है। चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर की अगर बात करूं मैं तो Q1 डैश, इसको C1V लिख रहा हूं क्योंकि V पोटेंशियल है और C1 की वैल्यू आपको पता है, तो C1 इंटू वी, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि 9 से ये 9 कैंसिल, तो ये 10 की पावर 6 है और ये -12 है तो -6, तो 50 म्यू कूलम। अब चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर क्या हो जाएगा, C2V, तो C2 की वैल्यू ये और V की वैल्यू ये है, तो 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -6, तो 100 म्यू कूलम। अब आपको पता है कि पहले चार्ज क्या था, दोनों पर ही 75 और 75 म्यू कूलम था। तो अब हुआ क्या कि यहाँ से तो 25 माइनस हो गया और यहाँ पे 25 प्लस हो गया, मतलब इस स्फीयर से 25 म्यू कूलम चार्ज निकल के और दूसरे में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25 म्यू कूलम, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो नहीं है, चार्ज चेंज इन अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, 25 म्यू कूलम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, आप आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। और इस चैप्टर के क्वेश्चन खास कर थोड़े से हैवी क्वेश्चन, हैवी भारी, मतलब दिमाग में घुसेंगे थोड़े से मुश्किल से, ठीक है। तो आप 2-3 बार वीडियो देख लो, इससे आपको क्या हो जाएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करके देखो, कॉपी पर लिख लिख के देखो इनको। अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है 6, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले 5 नंबर क्वेश्चन के जैसे ही है। ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 2 म्यू फेरेड चार्ज्ड एट 150 वोल्ट, यानी आपको एक कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटेंस C1 इतनी है और V1 आपको इतनी गिवन है। अब कनेक्टेड टू एन 1 म्यू फेरेड अनचार्ज्ड एंड कंडक्टिंग स्फीयर, इसको आपने क्या कर दिया, एक 1 म्यू फेरेड कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का कैपेसिटर है, तो C2 की वैल्यू आपको होगी और अनचार्ज्ड है। तो अब देखो यहाँ पे अनचार्ज्ड है तो आपको खुद को अंदाजा लगाना पड़ेगा भी Q की वैल्यू 0 है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा V2 वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यानी V2 की वैल्यू आपको 0। तो फाइंड कॉमन पोटेंशियल एंड चार्ज ऑन ईच आफ्टर ज्वाइनिंग, अब वही ऊपर वाला जो कॉमन पोटेंशियल और हर एक पे चार्ज आपको फाइंड करना है भी, चार्ज कितना आ रहा है हर एक स्फीयर पे। तो आप देखो कैसे करोगे, C1 V1 C2 V2 की वैल्यू लिखोगे, क्योंकि Q2 की वैल्यू 0 है तो V2 0 वोल्ट। क्यों होता है ये, अब ये भी बता देता हूँ आपको कि स्फीयर के लिए V की वैल्यू KQ/R होती है, तो अब Q की वैल्यू 0 है आपके पास, तो अब V की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो C1 की वैल्यू 2 म्यू इंटू 150, C2 V2 में तो रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि V2 आपका है ही 0, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में 2 म्यू प्लस 1 म्यू, तो 300 म्यू अपॉन 3 म्यू, तो क्या आ जाएगा 100 वोल्ट आपके पास कॉमन पोटेंशियल। तो अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्फीयर पे चार्ज C1V और सेकंड स्फीयर पे चार्ज C2V, तो C1V क्या आ जाएगा 2 म्यू इंटू 100 यानी 200 म्यू कूलम, और सेकंड पे C2 इंटू V 1 म्यू इंटू 100 यानी 100 म्यू कूलम आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी कोई हार्ड नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा हैवी आ गया, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आ गया, समझने में दिक्कत वाला क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूँ, इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चों, तो कंपटीशन लेवल में ये वाला क्वेश्चन है वो आपका 2 लाइन में हो जाता है, ठीक है ना। कंपटीशन के लिहाज से अगर क्वेश्चन को करना चाहो तो 2 लाइन में ही इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। लेकिन बात क्या है, अपने को बोर्ड के हिसाब से करना है, एक बार तो कंपटीशन तो उसके बाद में है, तो बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन 1 पेज का है।
तो आपको क्या है, जो एक पेज का आपने करेंगे ना क्वेश्चन, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि कंपटीशन में ये 2 लाइन में कैसे होता है क्वेश्चन। क्योंकि कंपटीशन में यूज होने वाला जो फॉर्मूला है वो एक हिसाब से ये वाला क्वेश्चन उसका डेरिवेशन ही है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को समझना है, कंपटीशन के लिहाज से भी और आपके बोर्ड के लिहाज से भी। कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन खास करके ज्यादा आते हैं। देखो क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आप, कि 125 ड्रॉपलेट्स आर चार्ज टू 200 वोल्ट पोटेंशियल। यानी 125 ड्रॉपलेट्स है, छोटी ड्रॉप्स हैं, और उसको अपने 200 वोल्ट तक हर एक ड्रॉप को क्या किया है, पोटेंशियल दिया है। दीज ड्रॉपलेट्स आर कंबाइंड टू मेक ए सिंगल ड्रॉप। इन ड्रॉपलेट्स को आप क्या कर देते हो, कंबाइन कर देते हो और इसकी एक सिंगल ड्रॉप बना देते हो, ठीक है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको निकालना है पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप का पोटेंशियल। फिर आपको दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में आप ऐसे कह लो रिलेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो दो ही चीजें गिवन है, 125 ड्रॉपलेट्स हैं और 200 वोल्ट हर एक ड्रॉप पे क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू है। तो अब देखो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले समझो। अब आप में से अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि सर इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से ही करना है, तो इसी तरीके से होगा ये, और इसको याद करने का तरीका ये है कि इसको लिख लिख के देखो 2-3 बार, ठीक है ना। डायरेक्ट याद नहीं होगा, ना ही डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें कंसेप्ट लगेंगे 3-4, एक भी नहीं 3-4 कॉन्सेप्ट लगेंगे, ठीक है ना। क्या है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप 200 वोल्ट है। अब एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले यहां पे लग रहा है कि चार्ज विल रिमेन कंजर्व व्हेन वी मेक ए बिग ड्रॉप। जब भी अपने बिग ड्रॉप बनाएंगे तो चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी अपने छोटी ड्रॉप से बिग ड्रॉप बनाते हैं तो जो आपके पास वॉल्यूम रहता है उनका, वो वॉल्यूम सेम रहता है। जो 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स का रहेगा वही वॉल्यूम 1 बिग ड्रॉप का रहेगा, ठीक है। दो चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। अब अपने एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि रेडियस ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉप आपके पास स्मॉल और है, और बिग ड्रॉप की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है, कैपिटल आर है। नाउ वॉल्यूम ऑफ 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग ड्रॉप। इन दोनों के वॉल्यूम के इक्वल है। तो अब 125 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से 1/4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो 125 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब। तो क्यूब रूट लेते हैं दोनों साइड अपने, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 स्मॉल आर। एक रिलेशन ये आ गया और ये रिलेशन सारे क्वेश्चन में काम आएगा आगे, ठीक है ना। अब देखो अब अपने फाइंड करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉल ड्रॉप। अपने को देखो पहुंचना है पोटेंशियल पर, ठीक है ना, पोटेंशियल पर पहुंचना है। तो V इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, Q अपॉन C से पोटेंशियल आएगा आपके पास, ठीक है ना, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन C आपके पास आ जाएगी। तो तभी अपने को सबसे पहले कैपेसिटेंस चाहिए, तो कैपेसिटेंस स्मॉल ड्रॉप की 4πε0 स्मॉल r, और बिग ड्रॉप की ये वाली कैपेसिटेंस हो जाएगी। अब देखो चार्ज हर एक स्मॉल ड्रॉप पे कितना है, Q इज इक्वल टू CV से QS इज इक्वल टू 4πε0 RVS, और बिग ड्रॉप पे चार्ज कितना है, QB इज इक्वल टू 4πε0 कैपिटल RVB, ठीक है। क्योंकि कि देखो यहाँ पे अपने क्या कर देते हैं, CB और CS की वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर वाली, और कुछ नहीं किया, ये कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर दे दी थर्ड, सेकंड और थर्ड। अब देखो थर्ड और सेकंड और थर्ड इक्वेशन से अपने यहाँ पे एक अप्लाई करते हैं दोबारा जो कॉन्सेप्ट ऊपर लिया था चार्ज वाला। तो चार्ज से अपने क्या करेंगे, चार्ज ऑन 125 स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 बिग ड्रॉप। यानी एक बड़ी ड्रॉप पे जो चार्ज की वैल्यू है वो 125 स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज की वैल्यू के क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगा। तो अपने QS और इस QB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो QS और QB की वैल्यू अपने इक्वेशन 2 और 3 से पुट कर दी। तो 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, तो 125 स्मॉल r इज VS इज इक्वल टू कैपिटल R VB। तो VB अपॉन VS जो आपके पास आ जाएगा 125 स्मॉल r अपॉन कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा ना बच्चों, 125 का स्मॉल r बटा कैपिटल R। अब आपको पता है स्मॉल r और कैपिटल R में ऊपर आपने रिलेशन निकाला हुआ है कि कैपिटल R इज इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल r। तो अपने वो वाली वैल्यू यहाँ पे कैपिटल R की पुट कर देते हैं। तो VB अपॉन VS जो आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है यहाँ पे 25। सबसे पहले एक चीज आपकी और रहेगी यहाँ पे कि यहाँ ये वाला तो समझ आ गया कि VB अपॉन VS निकाला कैसे,
ठीक है, कई बच्चों को यही नहीं समझ आता, तो वी एस को यहाँ अपॉन में इसके ले जाओ और इस कैपिटल आर को इसके अपॉन में ले आओ, तो तभी ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब देखो जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आंसर कैसे आएगा कि स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, 5 से 125, 25 आ रहा है, तो वी बी की वैल्यू जो आएगी 25 वी एस। अब वी एस स्मॉल ड्रॉप है पोटेंशियल डिफरेंस और वो 200 वोल्ट है, तो वी बी की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी 500 वोल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा आपके पास। आ गया आंसर, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब बात आती है एनर्जी की, तो एनर्जी में क्या करना है, पहले की एनर्जी निकालो दूसरे की एनर्जी निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो बस, जैसे पोटेंशियल में किया था बिल्कुल वही चीज। तो एनर्जी ऑफ 125 ड्रॉपलेट्स कितनी आ जाएगी, 125 हाफ सी वी स्क्वेयर होती है, तो सी एस वी एस स्क्वेयर, और सी एस की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये आ गई 125 की। अब बिग ड्रॉप की क्या आ जाएगी, आप सी बी वी बी स्क्वेयर, तो सी बी की वैल्यू पुट कर दो। अब आप इक्वेशन 5/4 कर दो, तो यू बी अपॉन यू एस आपके पास क्या आ जाएगा, जो ऊपर ये वाली वैल्यू और नीचे ये, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ऊपर वी बी स्क्वेयर और नीचे वी एस स्क्वेयर। तो देखो वी बी की वैल्यू बिग ड्रॉप पे पोटेंशियल आपने ऊपर निकाला है 5000 स्क्वेयर, और इनटू में ये वाला क्या आ रहा है आर, आर कैंसिल नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल होगा, कैपिटल आर, और अपॉन में 125। इस वी एस की वैल्यू आपके पास 200 वोल्ट और स्मॉल आर आपका यहाँ पे ये वाला बच रहा है। अब आपको पता है स्मॉल आर और कैपिटल आर में फिर से रिलेशन होता है, तो कैपिटल आर की जगह 5R पुट कर दो बस, और इसको क्या करो थोड़ा सा इसको ओपन करके लिख दो कि ऊपर 5000 इंटू 5000 और नीचे 200 इंटू 200, तो देखो कैंसिल आउट कैसे होगा, ये 40 से ये 3 और ये 40 कैंसिल, और 125 से ये वाला 500 कैंसिल 4 आ जाएगा, और इस 4 से ये वाले 2 और ये वाला 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 4 होता है, तो ऊपर 5 इंटू 5 बचा, तो 25, तो यू बी इज इक्वल टू 25 यूएस। अब इसमें आपको यूएस की वैल्यू भी नहीं पता, यूबी की नहीं पता, तो इसको इतना ही पढ़ा रहने दो। ठीक है, तो ज्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन, सिंपल था, बस थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो फिर से एक आ जाता है जबरदस्त क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ही जबरदस्त हैं, तभी मैं आपको कह रहा हूँ ये वीडियो आपको देखनी बहुत जरूरी है बच्चों। कई बच्चे को वहम होता है कि हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, मुझे आते हैं, लेकिन अगर यहाँ से करोगे तो आपको नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या गिवन है, क्या पूछा हुआ आपसे, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसकी लैंग्वेज ही बड़ी लग रही है आपको देखने में। एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज सराउंडेड बाय अनदर कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर, यानी ये एक आपके पास कंडक्टर आइसोलेटेड ऐसे, ठीक है, और इसको अपने क्या कर दिया, एक दूसरे आइसोलेटेड क्या कर दिया, एक स्फीयर से कवर कर दिया। भी एक छोटा स्फीयर है उसको बड़े स्फीयर से आपने कवर कर दिया, और दोनों स्फीयर कैसे हैं, कंसेंट्रिक है, मतलब दोनों का सेंटर एक ही पॉइंट है। ठीक है, हुज आउटर सरफेस इज अर्थ, अब जो बाहर वाला स्फीयर है इसका आउटर सरफेस क्या है, अर्थ किया हुआ है, और द रेशो ऑफ रेडियाई ऑफ दीज स्फीयर्स इज n/n-1, यानी कि अगर इन दोनों स्फीयर की रेडियस अगर एक की r1 मानता हूँ एक की r2 रेडियस मानता हूँ, तो r1/r2 रेडियस का रेशियो जो n/n-1 आपको गिवन है। प्रूव दैट ड्यू टू दिस अरेंजमेंट द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इंक्रीजेस n टाइम्स, यानी क्या हो जाता है, ये अरेंजमेंट करने पर जो आपका कंडक्टर था स्टार्टिंग वाला, ये अंदर वाला कंडक्टर, इसकी कैपेसिटेंस n टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। तो अब आपको ये वाला डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा है, अगर जिस बच्चे ने चैप्टर पढ़ा है उसके याद आ गया होगा ये वाली चीज। क्या है ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो क्या था आपके पास, पहले क्वेश्चन समझो जो लैंग्वेज में दिया हुआ आपको। सबसे पहले आपके पास था एक कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड था, कुछ भी नहीं था इसके पास। ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया आपने, इसकी कैपेसिटेंस मान लो C थी आपके पास, ठीक है ना, आइसोलेटेड स्फेरिकल जो कंडक्टर आपका, उसकी कैपेसिटेंस आपको मान लो कितनी गिवन है, C थी, ये वाला, ठीक है, C है इसकी कैपेसिटेंस। अब आपने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया एक और स्फीयर से। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि प्रूव करो कि अब जो इस अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस है और इस स्फीयर को आपने ग्राउंडेड कर रखा है बाहर वाले को, यानी कि अब ये वाला और बाहर वाला स्फीयर मिल के क्या बना रहे हैं, एक कैपेसिटर बना रहे हैं स्फेरिकल। तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो NC हो रही है, अब कितनी हो रही है, NC हो रही है। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले इस जो आपका स्फेरिकल कंडक्टर है इसकी कैपेसिटेंस लिखो, फिर जो आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है उसकी लिखो, दोनों में रिलेशन फाइंड कर दो बस। तो वही चीज यहाँ पे है
कि लेट रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर, यानी अंदर वाला जो छोटा स्फीयर है उसकी रेडियस अपने कितनी एज्यूम कर रहे हैं R1, देन इट्स कैपेसिटेंस इज, जो इसकी कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 हो जाएगी। अब आपको पता है नाउ लेट ऑफ रेडियस ऑफ कंसेंट्रिक स्फीयर इज R2, और आपको पता है ये कंसेंट्रिक स्फीयर है, इसकी रेडियस अपने कितनी एज्यूम कर ली है, ये वाली R2 है, और आपको पता है यहाँ R2 की वैल्यू बड़ी है और इस अंदर वाले स्फीयर की वैल्यू R1 की वैल्यू क्या है, छोटी है यहाँ पर। तो अपने क्या करते देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R2 अपॉन R1 की वैल्यू n अपॉन n माइनस वन, यानी दोनों रेडियस का रेशो आपको जो दिया हुआ है वो n अपॉन n माइनस वन आपको गिवन है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा यहाँ पे भी सर आपने इसको R2 अपॉन R1 के इक्वल क्यों लिखा, आप R1 अपॉन R2 भी तो लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते थे, तो सोचो क्यों लिखा इसको, कारण क्या है इसका लिखने का, कुछ ना कुछ कारण तो हो गए जो लिखा है मैंने। तो देखो कारण इसका समझ लो, उतना टाइम आप वीडियो पॉज कर लो, पहले कारण सोच लिया करो, क्योंकि मैं तो इतना टाइम रुक नहीं सकता, अभी 2 मिनट चुप करके बैठा रहूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या किया करो, वीडियो रोक के और कारण पता इसका किया करो, दिमाग लगाया करो भाई क्या रीजन हो सकता है इसका। तो रीजन देखो क्या है, देखो आपको पता है कि ऊपर n और नीचे n माइनस वन है, अगर मान लो n की वैल्यू मैं 10 मानता हूं तो नीचे n माइनस वन 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 ऊपर n की वैल्यू 5 मानता हूं तो नीचे 4 हो जाएगा। तो अब देखो रेडियस का रेशियो है ये दोनों, तो रेडियस का रेशियो है तो ऊपर बड़ा रेशियो आ रहा है, नीचे छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब ऊपर बड़ी रेडियस आएगी और नीचे क्या आएगी, छोटी रेडियस आएगी, रेशियो को इक्वल करने के लिए। मतलब ये n इस n माइनस वन से ग्रेटर देन है तो ऊपर ग्रेटर देन वाली बड़ी वाली रेडियस आएगी, और बड़ी वाली रेडियस आपने R2 एज्यूम की हुई है। तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू n अपॉन n माइनस वन, तो R2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो R2 इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस वन R1 आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। नाउ दिस अरेंजमेंट बिहेव्स लाइक ए स्फेरिकल कैपेसिटर, अब ये वाला जो अरेंजमेंट आपका ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है। तो सी डैश जो कैपेसिटेंस हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। आपको अगर मैंने करवाया था जब, तब भी बताया था कि नीचे बड़ी में से छोटी रेडियस आपको माइनस करनी है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करो, इस R2 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन सेकंड से, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 तो है ही, इस R2 की वैल्यू ये वाली होगी और नीचे भी R2 की वैल्यू ये, और माइनस में R1 की वैल्यू आपके पास ये वाली आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आप एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम n माइनस वन लोगे तो n R1, ये n R1 तो है ही, लेकिन इस R1 के साथ n माइनस वन और आ जाएगा, और आ जाएगा, और नीचे n माइनस वन है वो ऊपर वाले n माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर इंटू n, और नीचे एलसीएम जब आप खोलोगे देखो ये माइनस का R1, इसको n से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस n R1, और प्लस में जब देखो माइनस R1 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस R1, और n R1 से n R1 कैंसिल, और इस वाले R1 से ऊपर वाला R1 स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 n, और आपको पता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू थी c, तो c डैश इज इक्वल टू एन सी, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, देखने में बड़ा लग रहा है, पता नहीं लग रहा अपने को भी क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर आता है 13, इसमें क्या है कि द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर। अब ये वर्ड भी आपको कई जगह मिल जाएगा, कंडेंसर कैपेसिटर को ही बोलते हैं, ठीक है, अपने जो डेली लाइफ है उसमें कंडेंसर भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रिशियन कंडेंसर बोल देते हैं इसको कई, तो कंडेंसर मतलब कैपेसिटर ही होता है। आपके इंग्लिश मीडियम में पता है क्या है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, अपने लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना है, लैंग्वेज में वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं थोड़ी सी, पढ़ा कुछ और होता है उसका आपको दे कुछ और देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू गिवन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो आपको यूवी एनर्जी डेंसिटी आपके दिमाग में आना चाहिए, वो वाला फॉर्मूला है यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाला, तो उससे आपको इंटेंसिटी निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, आपको यूवी की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है। तो देखो आपको देखो अगर फॉर्मूला लिखता हूं मैं यहाँ पे, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको इसकी वैल्यू भी पता है और इसकी वैल्यू पता है, एक ही क्वांटिटी है, जो इसकी वैल्यू नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। तो आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी वैल्यू लिखो और इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में और एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, तो ये आ जाएगा। अब ऊपर आप देखो 2 इंटू 4.43 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12,
तो क्या हो जाएगा 8.86, 8.86 कैंसिल, और ये 10 की पावर -12 ऊपर जाके 10 की पावर 2, ठीक है, क्योंकि ऊपर 10 की पावर -10 है तो ये 100, तो ई की वैल्यू √100 यानी 10 न्यूटन पर कूलम इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू। तो बच्चों अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है ना, तो फिर आप ये कह सकते हो कि हमने चैप्टर नहीं किया हुआ, ठीक है ना, अच्छे तरीके से नहीं किया हुआ, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप करने के योग्य हो, आपको आने चाहिए ये वाले क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा नए टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम शोन इन फिगर ए एंड बी। ये ए और बी फिगर है, या फर्स्ट और सेकंड फिगर मैंने लिख दिया, बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, ये ए और बी पॉइंट के बिटवीन आपको क्या करना है, इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज कैपिटल ए एंड द सेपरेशन बिटवीन एडजेंट प्लेट्स इज स्मॉल डी, यानी दो आपके पास जो क्या है कंटिन्यूस प्लेट्स हैं। एडजेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, एडजेंसेंट का मतलब है यहाँ पे कंटिन्यूस प्लेट्स के बिटवीन जो डी डिस्टेंस है, और एरिया इसका क्या है ए है। तो इस थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, कलर आपको समझ में आ जाएगा फिर। तो देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले समझो दोनों में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ये वाली 4 प्लेट्स हैं, 1 2 3 और 4, ये वाली 4 प्लेट्स हैं, सारी एक दूसरे के पैरेलल पुट की हुई हैं, ठीक है। और इन प्लेट्स को डायरेक्ट ही प्लेट्स ही पड़ी हुई हैं, और ये यहाँ पे वायर्स लगा रखी हैं जो टेढ़ी हैं, ये प्लेट्स नहीं है वायर्स हैं, और यहाँ पे भी आपने क्या लगा रखी है, वायर्स लगा रखी हैं। इसको देख लेना आप, इसको साइड में कर देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो आप ये वाला, ठीक है, जो आपका ए और बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रही है ना ये टेढ़ी, ये वायर्स हैं और ये प्लेट्स हैं। हर एक प्लेट का एरिया आपको ए गिवन है और प्लेट के बिटवीन डी डिस्टेंस गिवन है। मतलब यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा किसी न किसी तरीके से, और वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस प्रकार बनेगा वो देखो आपको पता है कि ये वाला इधर ऊपर वाली जो फर्स्ट प्लेट है इसका एक साइड यहाँ पे कनेक्ट ए पॉइंट के साथ है, और सेकंड प्लेट है उसका जो ये वाला पॉइंट है लास्ट, ये बी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो एक कैपेसिटर तो यहाँ पे ये बन गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, 2 प्लेट्स बना रही है कैपेसिटर। अब नीचे देखो फिर से, अगर मैं इस फोर्थ प्लेट की बात करूं तो फोर्थ प्लेट की एक साइड या एक एंड ए के साथ कनेक्ट है, और जो थर्ड प्लेट है इसका एक एंड बी के साथ कनेक्ट है, और आपको क्या है कि दोनों के बिटवीन डिस्टेंस डी है, तो एक कैपेसिटर यहाँ पे, तो 2 प्लेट्स और नीचे वाली 2 प्लेट्स, यानी 4 प्लेट्स मिलकर यहाँ पे 2 कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रही हैं। अब कैपेसिटर तो बन गई, ये तो चलो समझ में आ गया कि एक कैपेसिटर तो ये वाली प्लेट्स बना रही हैं और एक कैपेसिटर ये वाली प्लेट्स बना रही हैं। अब ये कैपेसिटर कनेक्टेड कैसे हैं, सीरीज में है या पैरेलल में है, वो आपको देखना पड़ेगा। आपको पता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर 2 कैपेसिटर ऐसे बनाऊं, इनका एक पॉइंट तो मैं यहाँ पे बी के साथ कनेक्ट कर दूं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इधर बी पॉइंट है, और एक पॉइंट इसका कनेक्ट कर दूं यहाँ पे आपके पास, इधर है पॉइंट ए, ठीक है, ए पॉइंट है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बिल्कुल अगर मैं फर्स्ट कैपेसिटर की बात करूं इन 2 प्लेट्स की ऊपर वाली की, तो एक प्लेट तो ए से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट इसकी क्या है, बी से कनेक्टेड है, इधर बी से कनेक्टेड है। ऐसे इसकी कंपैरिजन करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। बिल्कुल अगर दूसरे कैपेसिटर की बात करूं, एक प्लेट इसकी ए से कनेक्ट है तो ये ए से कनेक्ट है, और दूसरी प्लेट बी से कनेक्ट है तो ये वाली प्लेट किससे, बी से कनेक्ट है। मतलब यहाँ पे 2 तो कैपेसिटर बन रहे हैं और दोनों ही कैपेसिटर किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डायग्राम द 4 प्लेट्स मेक 2 कैपेसिटर दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, 2 कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर रही हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी एप्सिलॉन नोड A अपॉन D और एप्सिलॉन नोड A अपॉन D, तो 2 एप्सिलॉन नोड A अपॉन D इसका कैपेसिटेंस का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप घबराना मत कि ये क्या की चीज आ गई, आगे जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि पैरेलल में है या सीरीज में है या किस प्रकार से कनेक्ट है, कितने कैपेसिटर बन रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन आ जाओ दूसरे डायग्राम में। दूसरे डायग्राम में देखो ये वाला एक कैपेसिटर है, ये वाली प्लेट है ए के साथ कनेक्ट है, इसके सामने ये वाली प्लेट क्या है, बी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने भाई, अब एक जो तीसरी प्लेट थी इसकी थर्ड प्लेट वो फिर से ए के साथ कनेक्ट कर दी और फोर्थ प्लेट को अब बी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो अब इससे क्या होगा,
इससे देखो क्या हो जाएगा, तो इससे यहाँ पे 3 कैपेसिटर बनेंगे। अब आप कहोगे कि सर प्लेट्स तो 4 ही हैं, ऊपर तो 2 कैपेसिटर बनाए थे, यहाँ 3 बना दिए, तो 3 कैसे बनेंगे? आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज है वो दोनों साइड प्रेजेंट होता है वैसे तो, लेकिन एक साइड न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन अगर अपने दोनों साइड प्रेजेंट माने तो अब आप देखो कि अगर मैं एक प्लेट यहाँ पे रख दूं और एक प्लेट यहाँ पे रख दूं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ इस नेगेटिव के कारण पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना ऐसे। तो अब देखो प्लेट्स 3 ही है यहाँ पे और 3 प्लेट से यहाँ पे 2 कैपेसिटर बन रहे हैं। कितने? एक ये वाला कैपेसिटर और एक ये वाला, क्योंकि बीच वाली जो कॉमन प्लेट है उसके दोनों साइड चार्ज आ जाता है। तो दोनों साइड चार्ज आने से क्या हो जाता है, वो प्लेट्स दोनों कैपेसिटर के लिए कॉमन प्लेट की तरह वर्क करती है। ठीक है ना, कॉमन प्लेट की तरह वर्क करती है। तो अब यहाँ पे देखो ये वाली प्लेट है फर्स्ट ए के साथ कनेक्टेड, ये वाली बी के साथ कनेक्टेड, मतलब ये कैपेसिटर बन गया। और फिर से ये वाली प्लेट बी के साथ कनेक्टेड है तो ये वाली प्लेट ए के साथ, एक कैपेसिटर यहाँ पे और बन गया एक्स्ट्रा। अब फिर से अगर ये वाली प्लेट ए के साथ कनेक्टेड है तो फिर ये बी के साथ, तो मतलब थर्ड कैपेसिटर आपका ये। यहाँ पे 3 कैपेसिटर बन रही है तो तीनों की जो कैपेसिटेंस है और तीनों ही पैरेलल में है, एक ए से कनेक्ट है, दूसरी प्लेट बी से है, एक ए से बी से, तो तीनों ही पैरेलल में। तो वही चीज यहाँ पे द 4 प्लेट्स मेक 3 कैपेसिटर्स दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी C की वैल्यू आपके पास 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगी। तो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना था इसको। अब देखो क्वेश्चन नंबर आता है 16। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन आपका जो बोर्ड में आया वो क्वेश्चन है 2020 का, जो अभी सप्लीमेंट्री का पेपर हुआ है लॉकडाउन के बाद, उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की हुई है, वो मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा ना प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, तब आपको ये वाली चीज बताऊंगा कि लैंग्वेज चेंज कैसे की है। यहाँ लैंग्वेज देखो कि द रेडियस ऑफ प्लेट यूज्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 सेंटीमीटर। कि एक प्लेट है जो रेडियस है प्लेट की, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट है उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से एक चीज पता लगी कि जो प्लेट है वो क्या है, सर्कुलर प्लेट है, सर्कल है, और उसका जो एरिया वो पाई स्क्वायर से आएगा। दो चीजें पता लग गई। इफ द प्लेट सेपरेशन यानी प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस वो भी 10 सेंटीमीटर है, तो डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर फॉर एयर मीडियम। तो आपको इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी है, लेकिन सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में चेंज कर लो। तो रेडियस भी 10 की पावर -1 मीटर और जो डिस्टेंस है वो भी कितनी आ जाएगी, 10 की पावर -1 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। ठीक है ना। तो अब देखो अपने क्या करेंगे कि सो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपकी प्लेट्स हैं वो कैसी हैं, आपके पास सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पे अपने क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे 8.85 इंटू 10 की पावर -12, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे अपने पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 10 की पावर -1। और जब आप इसको सॉल्व करोगे 8.85 को 3.14 से मल्टीप्लाई और पावर्स को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसको 2.778 इंटू 10 की पावर -12 फैरड यानी पिको फैरड आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं करवा सकता। जिस बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत आती है वो बच्चा मेरी वीडियोस कैलकुलेशन वाली देख सकता है। ठीक है ना। तो ये थे बच्चों आपके न्यूमेरिकल। अब देखो आप में से जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल हमने किए हुए हैं, तो आपको जो मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ इससे एक चीज प्लस पॉइंट ये है सीखने के लिए कि आपको इससे ये पता लगेगा कि न्यूमेरिकल को करना कैसे या थ्योरी कैसे लिखनी है। अब ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पे सीधा आंसर आ सकता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। लेकिन थ्योरी इसकी बनानी कैसे है, थ्योरी भी तो आनी चाहिए। अगर मान लो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर की थ्योरी होती है उसमें, या आपने कैसे उसको एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको ये वाला बेनिफिट यहाँ से मिलेगा कि थ्योरी कैसे लिखनी है। बाकी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, अपने बहुत ही जल्द चैप्टर नंबर 5 इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी जारी रखें। अब अपने रेगुलर वीडियो डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।